हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 6 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो हमको क्या चेक करना है कि ये जो चार चार क्वांटिटीज, चार चार नंबर्स हमको दे रखा है, ये सब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले वाले को दूसरे वाले के साथ लिखूंगा और हमारा जो तीसरा वाला होगा वो रेशियो फॉर्म करेगा मेरे चौथे वाले के साथ। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपका आंसर सेम आया, यानी कि 6 × 4 और ये 12 × 21 आपका अगर सेम आ रहा है, तब आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ हमारा प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा 24 आया और दूसरी तरफ हमारा 252 आया है, तो हम ये कह सकते हैं ये चारों जो नंबर्स हैं, चारों जो क्वांटिटीज है, वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करते, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, इसको सबसे पहले रेशियो में लिख लो, तो ये कुछ 4:3 और ये प्रोपोर्शन टू 6:45। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको फॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है हमारे फ्रैक्शन में। फिर दूसरी तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखो, उससे पहले ना आप इक्वल टू का सिंबल दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ना दो तो बेटर है, क्योंकि देखो अगर आप दे रहे हो इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वल है, लेकिन जब आप एंड में ऐसे अनइक्वल वाला सिंबल दोगे तो वो थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे नॉर्मली बस लिख लिख के जाओ, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को सॉल्व करो और अगर आंसर इक्वल नहीं आया तो अनइक्वल टू वाला सिंबल लगा देना। ओके, चलो देखो, अभी आता है आपका थर्ड वाला बिट। यहाँ पे भी देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो में लिख लेना है। ओके, हम अच्छे से लिख लेंगे, जो कि बनेगा हमारा 5:8 और ये होगा हमारा 200:125। फिर हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 125 और 8 × 200। ओके, 5 5 जा 25, ये शायद 625 आएगा। ओके, और ये वाला आएगा आपका 1600, जहाँ से हमको ये पता चलता है क्या, कि ये दोनों अनइक्वल है, यानी कि ये वाला जो भी हमारा क्वांटिटीज है चार, ये सारों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला करते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे 30:15 और ये हो गया हमारा 40:20। फिर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 30/15 और ये हो गया मेरा 40/20। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15 × 40 कर लो और यहाँ पे 20 × 30 कर लो। आपको कितना मिलेगा, इस तरफ 600 मिल रहा है और इस तरफ भी आपको 600 मिल रहा है, यानी कि दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। सॉरी, आदत हो गया थोड़ा, ठीक है, 3 में ऐसा अनइक्वल वाला सिंबल लगा रहा था। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि 30, 15, 40 और 20 आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक उसी तरह से हम ये फिफ्थ वाला बिट भी सॉल्व करेंगे। चलो देखो, इसको सबसे पहले रेशियो में लिखेंगे तो 8:8 और ये बन गया हमारा 54:24। ओके, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 18/8 और ये हो गया मेरा 54/24। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 × 24 और दूसरी तरफ 8 × 54। अच्छा बताओ, 18 × 24 करने से मुझे कितना मिलेगा, 432 और 8 × 54 करूंगा तो भी मुझे 432 ही मिलेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट देखो, 6 अच्छा चलो पहले तो रेशियो लिखेंगे, तो से 6:8 और ये हो गया 22:33 और फिर ये हो गया मेरा 6/8 और ये हो गया मेरा 22/33। अच्छा, एक चीज़ ना आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए किससे बड़े नंबर्स को फेस करना नहीं चाहते हो ना, आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ये 11 2 जा और ये 11 3 जा, तो यहाँ पे जो नंबर बना ये 3/4 और ये हो गया मेरा 2/3। फिर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये आया मेरा 9 और ये आया मेरा 8, तो ये अनइक्वल है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि 6, 8, 22 और 33 मेरे प्रोपोर्शनल नहीं है। चलो, अभी नेक्स्ट आता है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है और ये सब क्या है, आपस में प्रोपोर्शन है, तभी तो ये प्रोपोर्शनल वाला सिंबल दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारा कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल सिंबल के बदले में इक्वल टू लगा लेंगे और ये बन गया मेरा x/15। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम ही करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 15 इज इक्वल्स टू x × 9। अच्छा बताओ, मुझे x की वैल्यू जाननी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अकेला रखूंगा और इस 9 को इस तरफ भेज दूंगा। तो देखो, ये यहाँ पे 6
मल्टीप्लाई 15 था और यहाँ पे 9 आकर डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर था। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9। ओके, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा मेरा होता है 10। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल गई जो कि है 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला बिट भी वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये बन गया मेरा x/7, इक्वल टू का सिंबल लगा लो, ये हो गया मेरा 12/21। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 × 12 इज इक्वल्स टू x × 21। x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 21 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो 7 × 12/21। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया। फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई जो कि है मेरी 4। ठीक वैसे ही आप ये थर्ड वाला बिट भी कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम फटाफट क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेंगे, ये बन गया आपका 8/14। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 14 इज इक्वल्स टू x × 8। x की वैल्यू चाहिए तो 8 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, x को यहाँ पे अकेले रख दूंगा। ठीक है, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 करके मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और x की वैल्यू मुझे मिल गई जो कि है 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फोर्थ वाला बिट, यहाँ पे भी मुझे सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो x/3 बन जाता है मेरा x/3, प्रोपोर्शनल का सिंबल बन गया मेरा इक्वल टू, और ये 0.4/0.5। अच्छा, इसे देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना, आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पे 3 × 0.4 इज इक्वल्स टू 0.5 × x बन गया। फिर इसको इस तरफ लाऊंगा तो 3 × 0.4/0.5 इज इक्वल्स टू x होता है मेरा। यहाँ देखो यार एक चीज बताओ, 0.5 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3 मिल जाए। देखो 6 मल्टीप्लाई करने से मुझे कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। फिर इस 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 0.4 ही तो आपको करना है, तो आपको कितना मिलेगा। देखो 6 4 जा 24 और ये 2 आ गया, फिर कैरी हो गई, ये हो गया मेरा 2.4। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.4 मिल गई। फिर आता है हमारा फिफ्थ वाला बिट। देखो इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस स्टेप्स ही फॉलो करना है। जैसे कि देखो ये अगर रेशियो में है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख लूंगा। ओके, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के मैंने इक्वल टू लगा लिया, और इसको भी चलो इसको ना मैं ईजी करने के लिए ऐसे x/1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं x/1 लिखूंगा। चलो जब हम इस चीज़ को हटाते हैं तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक वही हम करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, चलो फिर देखो ये 4/3 बन जाएगा और ये 1/9x बन जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे जब आपको दो फ्रैक्शंस दिख गए तब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 × 9x इज इक्वल्स टू 3 × 1। ओके डन। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, चलो ये 4 9 जा मेरा कितना होता है भाई, 36x होता है। ओके, इक्वल्स टू 3 × 1। अच्छा चलो इसको मैं डायरेक्टली 3 ही लिख देता हूँ। फिर देखो यहाँ पे अगर 36x इक्वल्स टू 3 होता है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x को अकेले रख के इस 36 को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो x यहाँ पे अकेला रह गया और ये 3 वहाँ पे पहले से था और ये 36 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/12। ओके, बहुत सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पे भी है कुछ, देखो ये भी डेसिमल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल और ये जो मतलब आपका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट ऐसे आता है ना, तब देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है भाई, आपको अगर पता है कि मतलब स्टेप्स क्या करने हैं तो आप इजीली इन सब चीज़ों को कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वही सेम भाई, देखो वही तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वही चीज़ें हैं, वही सिंप्लीफिकेशन, और कुछ नहीं। बस आपको अपना क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो देखो ये आ गया मेरा 4.5। अच्छा 15 चलो अच्छा देखो ये ट्रिक देखो, 15 3 जा 45 होता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली 1.5 × 3 करने से मुझे कितना मिलेगा, 4.5 मिलेगा। तो ये अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और ये देखो 121, मतलब 3 × 21 करने से मुझे 63 मिलता। तो यहाँ पे 3 × 2.1 करूंगा तो मुझे 6.3 मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई प्लीज़ छोटे बच्चे वाले क्लासेस में जाओ और अच्छे से कैलकुलेशन सीख के आओ, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2.1 मिल जाएगी बस। अभी आता है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है कि जनरली हमारा जब भी ये प्रोपोर्शन वाला होता है वहाँ पे 4 क्वांटिटीज होते हैं कि नहीं, 2 एंटीसीडेंट और 2 कॉन्सिक्वेंस, यानी कि 2 फ्रैक्शंस अलग अलग होते हैं, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज दे रखा है और आपको चौथे वाले की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे मैंने x इसलिए लिखा है ताकि अगर आपको ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस ट्रिक से सॉल्व करोगे। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो आपने ये जो सेकंड वाला जैसे सॉल्व किया था ना, डिट्टो वैसे ही करना है। चलो देखो इसको लिख लो 18/54 और इसको आप लिख लो 6/x, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा लो क्योंकि प्रोपोर्शनल तो है ही है। तो 18 × x क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वल्स टू 6 × 54।
इस 18 को दूसरी तरफ भेज दो, x की वैल्यू चाहिए उसको अकेले रखना पड़ेगा, अपॉन आता है मेरा 18। ओके, 6 3 जा 18 होता है, फिर 3 1 जा 3 और ये 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिली 18, यानी कि आपका ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इन मतलब चारों में से जो मिसिंग था वहाँ पे हमने इसको ढूंढ लिया है कुछ इस तरीके से। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला ही पुट करना है और कुछ नहीं, ताकि आपका टाइम सेव हो। हमको पता है फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए, यानी कि d आपका वो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है जिसको हमें निकालना है, b मतलब ये आपका सेकंड वाला। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी करके सबसे पहले लिख दो ताकि गलती ना हो। ये हो गया 32, b की जगह पे c की जगह पे मेरा 42 आ जाएगा और a की जगह पे मेरा 30 आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो मैं आराम से कर सकता हूँ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और फिर ये 2 15 जा, चलो 3 से कट कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। और कुछ यहाँ पे सॉल्व होने जैसा नहीं है। 7 2 जा मेरा 14 होता है, 7 3 जा 21 प्लस ये 224 अपॉन 5। अच्छा, आप ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका आएगा 44.8। अच्छा, ये नहीं पता आपको डेसिबल में कन्वर्ट करना, तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता है, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे जो कि अनसॉल्व हो, यानी कि और सिंप्लीफाई ना हो सके, तब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को यहाँ पे लिखना है और इस डिनोमिनेटर को इस तरफ। फिर आप क्या करो, 5 4 जा 20, चलो कर लेते हैं। फिर ये 2, ये 4 कैरी हो गया, 5 4 जा अगेन 20। यहाँ पे जो 4 पेंडिंग रहना है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, जिससे कि यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। और हमको पता है क्या कि 5 8 जा 40 है, ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व और यहाँ पे आ गया 0। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको पॉइंट के बाद कुछ कुछ नंबर डाल के सॉल्व करना ही पड़ेगा। और यही होता है आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल वाला कन्वर्जन, जो कि यहाँ पे हमने कर लिया। और ये है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू। देखो, मोस्टली ना आप फॉर्मूलाज ही यूज करो, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव ही होगा, ठीक है। चलो, ठीक उसी तरह से आपको ये थर्ड वाला बिट भी करना है, d इक्वल्स टू बी सी अपॉन ये, यही है आपका फॉर्मूला। प्लीज भाई फॉर्मूला याद रखो, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, ये b हमारा यहाँ पे 3 है। चलो, सबसे पहले ना आप ऐसे a b c लिख लिया करो, फिर आप फॉर्मूला लिखो। फिर आपको क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करते जाना है। ये हो गया। फिर देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कट कर दो, और तो कुछ कट नहीं होगा। तो d इक्वल्स टू आपका 9/2 होता है और 9/2 होता है मेरा 4.5। यहाँ से आ गया d की वैल्यू, फिर इसका निकालते हैं। चलो, ये मेरा a है, ये b है और ये c है। फॉर्मूला क्या है मेरा, d इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। d इक्वल्स टू b जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, c की जगह पे 1 आएगा और a की जगह पे मेरा 2 आएगा। 2 3 जा 6 सिंप्लीफाई कर दो, d की वैल्यू मिल गई आपको 3। ओके, ठीक उसी तरह से आपको ये फिफ्थ वाली बिट को भी सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे, ए बी सी और मेंशन कर दोगे। यहाँ पे भी चलो मैं ए बी सी ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है प्लीज जरूर लिखना सबसे पहले। चलो, फिर नेक्स्ट क्या करना है, बस वैल्यू पुट करते जाना है। बी की जगह पे 24 और सी की जगह पे 8 हो गया और ये नीचे आ गया मेरा 32। फिर मैं क्या करूंगा भाई, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मुझे पता है 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 है और 4 6 जा 24 होता है। तो डी की वैल्यू मुझे क्या मिली, 6 मिल गई। फिर देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करो सबसे पहले। ओके, डन। और यहाँ पे तो कुछ सॉल्व होने जैसा है ही नहीं, तो आपके डी की वैल्यू आपको मिल गई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, जहां पे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है। देखो, याद करो, थर्ड प्रोपोर्शनल में हमारा क्या होता था, सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज होते थे, जो कि होता था हमारा ए बी और सी। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन फॉर्म करता था वो कुछ इस तरह का दिखता था, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी। तो बस इसी फॉर्मेट को यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो प्लीज भाई वही डाल के सॉल्व करो, तब तक हम आपको इस तरीके से सॉल्व करना सिखा देते हैं। चलो देखो, अगर मैं इसको ए लूंगा और इसको बी लूंगा, तो ये जब मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, 2:4 इज प्रोपोर्शनल टू 2:c, या फिर x लिख दो, क्योंकि ये थर्ड वाला जो प्रोपोर्शनल है उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4:x लिख लो। फिर आपको क्या करना है, देखो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, ये 4/x हो गया। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 4 × 4, इस x की वैल्यू हमको चाहिए तो हम इस 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये आएगा आपका, देखो 2 2 जा 4 कट गया और 4 2 जा मेरा 8 होता है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 8 मिलेगी। जिसको फॉर्मूला पता है, जो थोड़ा सा डेढ़ छना है, नहीं भाई बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे। किसी को नहीं पता तो भी कोई बात नहीं भाई, ये ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, आप इस ट्रिक में भी सॉल्व करो। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है मेरा, c इक्वल्स टू b² अपॉन a, और ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो यहाँ पे b की जगह पे 9 यानी कि 9 का स्क्वायर, उसके बाद a, तो ये आ गया। चलो अच्छा, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 81 होता है। फिर अपॉन 3 कर दो, तो 3 2 जा 6 और ये फिर आएगा मेरा
3 7 जा 21, तो ये आया मेरा, ये जो मतलब सी का वैल्यू है यहाँ पे 27 आया। ठीक वैसे ही ये थर्ड वाला बिट है, ठीक है। इस थर्ड वाले बिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगाना है, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन है, यहाँ पे हमारा b क्या है, ये 42 है, चलो लगा लेते हैं, 42 का स्क्वायर अपॉन 36। देखो अगर किसी को पता नहीं है ना कि ये जो 42 का स्क्वायर क्या है, देखो सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। अच्छा किस में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, चलो मैं 2 से करके ले लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये मेरा 2 18 जा, फिर मैं 3 6 जा 18 और ये 3 7 जा 21 लिख लूंगा। चलो 6 टेबल में मेरा 42 आता है कि नहीं, हाँ आता है। कितना में आता है, 6 7 जा 42, तो 6 1 जा 6 और 6 7 जा मेरा 42, तो यहाँ से 7 7 जा कितना आया 49, यानी कि मेरे सी की वैल्यू, यानी कि ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसकी वैल्यू क्या है, वो है मेरा 49। ठीक है, गंदा हो गया, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर यानी कि 36 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 16। फिर क्या करूंगा, मैं नॉर्मली सिंप्लीफाई ही करूंगा। चलो मैं 4 से कर लेता हूँ, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, यहाँ पे भी 4 1 जा 4 और ये 4 9 जा 36, तो 9 9 जा कितना होता है मेरा 81, यानी कि मेरा c का जो वैल्यू है इस केस में वो है 81। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला बिट। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन है। देखो हमको पता है कि ये फॉर्मूला क्या है, वो है c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन है, लेकिन आप जितने भी बार इसको सॉल्व करोगे ना उतनी बार आप इस चीज़ को लिखो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी लिखो, एग्जाम पेपर में तो भी लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला को। ठीक है, पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। चलो ये वाला पार्ट अगर मैं नहीं लिखूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका मान लो कि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया पानी पीने में, किसी में भी थोड़ा, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू लगा लो। तो इस वजह से फॉर्मूला हमेशा लिखो, और आपका ये जो फॉर्मूला है ना वही आपके टीचर को ये दिखाएगा कि हाँ इस बच्चे को पता है, फॉर्मूला पता है, तभी उसने यहाँ से क्या किया, मतलब सॉल्व किया फर्दर क्वेश्चन को। चलो और मैं आपको बताता नहीं हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 होता है, फिर 2 8 जा 16 और ये हो गया मेरा 56। तो यहाँ पे मेरी सी की वैल्यू क्या है 56। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन है, और ये आ गया मेरा बी का स्क्वायर मतलब 96 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 48, 48 2 जा होता है मेरा 96। फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12 और ये 2 9 जा 18 प्लस 1, जो कि आया आपका सी का वैल्यू यहाँ पे 192। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अच्छा मीन प्रोपोर्शनल बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, इन जब क्वेश्चंस में जहां पे आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, ये जो दो क्वांटिटीज दे रखता है ना, ये होता है, सबसे पहला वाला होता है आपका ए और दूसरा वाला होता है आपका सी, और यहाँ पे आपको बी की वैल्यू निकालनी होती है। और आपको याद दिला दूं तो ये मीन प्रोपोर्शनल को जो फॉर्मूला था वो था आपका बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए मल्टीप्लाई सी। अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना तो मैं बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं इस चीज को मतलब रेशियो फॉर्मेट में अगर लिखूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं। चलो यहां से मुझे पता है कि मेरा ए का वैल्यू है वो है 36। अच्छा बी का वैल्यू मुझे पता नहीं, मैं इसको एक्स लिख लेता हूं। चलो यहाँ पे भी मैं एक्स ही लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों बी का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सी है वो मेरा 25 बन जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में अरेंज कर लो, 36 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 36। ओके, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 36। इस चीज को मैं बिना सॉल्व के ही आपको करते दिखाता हूँ। देखो ये जो स्क्वायर है इस तरफ अगर आप भेज दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपको रूट ओवर बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, वो है आपका 5 का। 36 किसका है, 6 का। तो ये रूट ओवर अभी हट गया, क्यों, क्योंकि हमने रूट ओवर्स निकाल लिए। तो 5 6 होता है मेरा 30। तो यहां से मेरा जो बी था यानी कि जो मेरा मीन प्रोपोर्शनल था वो है मेरा 30। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इतना लंबा चौड़ा क्या प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला को लिख लेना, ऐसे लिखना, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल करके लिखना, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो b इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी हो गया। अच्छा चलो, तो a और c को मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 तो आपको करना है, और यहाँ पे ये जो b का वैल्यू एज इट इज रहेगा। सो दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू रूट ओवर तो एज इट इज रहेगा, 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 2 3 जा 36, तो ये आएगा 0.36। अच्छा ठीक है, फिर देखो ये 0.36 का जब मैं रूट ओवर निकालूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 0.6 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा मीन प्रोपोर्शनल है जो b है उसकी वैल्यू क्या है, 0.6 है।
नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वाला बिट। यहाँ पे भी आपका जो ये ए है ये है 2.5 और ये जो आपका सी है वो है आपका 0.9। फॉर्मूला बता दो, बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी, वैल्यू पुट कर दो 2.5 मल्टीप्लाई 0.9 का रूट ओवर। ठीक है, चलो 2.5 मल्टीप्लाई मेरा जो 0.9 होता है वो होता है मेरा रूट ओवर 2.25। अच्छा, फिर इस चीज का मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर भी निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, चलो बताओ। अच्छा बताओ, 225 किसका मतलब स्क्वायर है, वो है आपके 15 का स्क्वायर। मतलब 15 जो है 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, यानी कि 2.25 का जो रूट ओवर है वो है आपका 1.5, यानी कि आपका यहाँ पे जो बी है वो है 1.5। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पे 24, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है हमेशा। 24 मल्टीप्लाई 54 कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। 24 मल्टीप्लाई 54, 4 4 जा 16, 1 4 2 8 प्लस 1 9, 5 4 20, 5 2 जा 10 प्लस 1 1 2 1 2 9 6 होता है। चलो यहाँ पे जो रूट ओवर है वह है आपका 1296। अच्छा सॉरी, रूट ओवर कह रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट है आपका वो है 1296। तो 1296 का जब आप रूट ओवर निकालोगे तब आपको मिलेगा 36। अगर आपको ये रूट ओवर निकालना नहीं आता ना भाई, तो देखो मैं आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ, एक मिनट। हाँ चलो देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये 1296 का आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है और ट्राई करो हमेशा छोटे छोटे नंबर्स को ही लेने की। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डन। फिर यहाँ पे मैं अगर फिर से 3 लूंगा तो हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये फिर से 3 4 जा 12। अभी देखो 144 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, चलो मुझे पता है कि 12 12 जा मेरा 144 होता है और ये 12 1 जा 12। अच्छा चलो, आपको क्या करना है, जब आपको स्क्वायर निकालना है तब आपको क्या करना है, दो सेम सेम नंबर्स की एक एक जोड़ी ले लेनी है। यानी कि यहाँ पे जो 2 3 है लेकिन आपको लेना क्या है, सिर्फ एक ही। यहाँ पे 2 12 है लेकिन आपको लेना है सिर्फ एक ही 12। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 36, यानी कि 36 का ही स्क्वायर होता है हमारा 1296। ओके सिंपल था। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल गई जो कि है आपकी 36 है। फ्रैक्शन आ गया, अभी कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे b इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी। तो यहाँ से b की वैल्यू तो हमको पता नहीं, चलो a मतलब क्या है मेरा 9 है, फिर यहाँ पे ये मेरा 4 है, रूट ओवर वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा देखो 1/9 मल्टीप्लाई 4 करने से मुझे क्या मिलेगा, 4/9 मिलेगा कि नहीं, उसका रूट ओवर लगा लो। अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक का बस रूट ओवर चेक करना है। मतलब ये जो 4 है उसका रूट ओवर क्या आएगा, वो है 2, और 9 उसका रूट ओवर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या है, वो है आपकी 2/3। सिंपल था। ठीक वैसे ही आप ये वाला भी कर सकते हो। चलो कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 16। अच्छा मैं इसको ना पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो है जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है, और ये जो 16 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि है 4 का। तो यहां से मैं कुछ इस तरह से रूट ओवर को हटा सकता हूं, पहले मल्टीप्लाई ना करके, उसके बाद में इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 12। सिंपल था बस। और अभी आते हैं आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां पे कि आपका 6 नंबर पहला वाला वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या पूछ रहा है आपको, देखो द फर्स्ट सेकंड एंड द फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 9 12 एंड 77। पहले ना आपको क्या करना है, इस गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लेना है, कुछ इस तरह से कि आपको नजर पड़ते ही पता चल जाए कि वो क्या कह रहा है। देखो मुझे पता है कि a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, यही मेरा फॉर्मेट है प्रोपोर्शन वाला। तो यहाँ पे जो ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म, और ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ है। तो यहाँ से मुझे क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले टर्म को, यानी कि जो फर्स्ट है वो है मेरा 9, जो मेरा सेकंड है वो है मेरा 21 इज प्रोपोर्शनल टू सी, मुझे दिया नहीं है। यहाँ पे फोर्थ टर्म मेंशन किया तो मैं इसको x रख लेता हूं। फिर d यानी कि फोर्थ टर्म के जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 77 रखना पड़ेगा। तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में अरेंज कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा और यहाँ पे इक्वल टू लगा लूंगा। फिर मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 77। फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस 21 को दूसरी तरफ भेज दूंगा। अच्छा तो ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। फिर चलो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर ही लेता हूँ। चलो मैं इसको कैसे करूंगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 3 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 33 मिल गई। तो यहाँ से मैं जब स्टेटमेंट लिखूंगा तब मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द थर्ड टर्म इज 33। सिंपल, बस इतना ही लिखना है। देखो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इसको बहुत सिंपल लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि फ्रॉम दी प्रोपोर्शन 9 to 21, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल ही रखना है। मैथ्स को जितना सिंपल रखोगे वो इतना ही ईजी हो जाएगा।
एग्जैक्ट उसी मेथड में आपको ये 7th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन स्टेटमेंट लिखना है। मुझे क्या क्या दे रखा है, चलो मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है तो मैं वही रख दूंगा यहाँ पे। ये मेरा सेकंड टर्म है तो फर्स्ट वाला मुझे दिया नहीं, उसको मैं एक्स रख लेता हूँ। फिर मेरा जो थर्ड और फोर्थ टर्म है वो है मेरा 35 और ये हो गया मेरा 63। अब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट टर्म को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन सबको फ्रैक्शन फॉर्मेट में अरेंज कर लूंगा। यहाँ पे इक्वल टू लगा लो और यहाँ पे आप 35/63 लिख लो। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं कर लेता हूँ, x मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 35। फिर इस 63 को दूसरी तरफ भेज देता हूं तो मेरा क्या होगा, ये यहाँ पे आकर मेरा डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही करना था। फिर आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, अच्छा देखो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 63 है, तो मुझे पता है कि ये दोनों ही क्या 9 टेबल में आते हैं। 9 3 जा 27 और 9 7 जा मेरा 63 होता है। फिर देखो 7 1 जा 7 कर लो और 7 5 जा 35 कर लो। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 मिल गई। तो यहाँ आप देयरफॉर स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 15। बस इतना ही लिखना, ठीक है। देखो भाई, अभी आता है आपका 8th वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्लीज मत छोड़ना। आपके ना ये 6.2 एक्सरसाइज के ना 8th वाला, 9th वाला और वो 11th वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 से। और इन तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो देखो ये 8th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 9x and 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता था, याद करो, a:b इज प्रोपोर्शनल टू b:c, जहां पे ये जो दोनों हमारे जो मीन्स थे उन दोनों का वैल्यू क्या होता था, बराबर होता था, यानी कि इक्वल होता था। तो यहाँ पे अगर 9x और 16 दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि नहीं कि ये x हमारा b है और यहाँ पे भी हम b की जगह पे x लिखेंगे और c की जगह पे 16 लिखेंगे। चलो देखो, हमेशा ना याद रखना, जैसे भी आपका क्वेश्चन देता हो आपको जब फॉर्मेट में अरेंज करना है ना, उसको एक सीक्वेंस में ही अरेंज करना है। जैसे कि पहला वाला जो दिया होगा वो मेरा a होगा, जो दूसरा वाला होगा वो मेरा b होगा और जो तीसरा वाला होगा वो मेरा c होगा। ठीक वैसे ही अगर 4 वाला होता तो वहां पे वो वाला d होता। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे हमारे फ्रैक्शन फॉर्मेट में। प्यारा प्यारा फ्रैक्शन फॉर्मेट आप सबको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x। अच्छा देखो 9 मल्टीप्लाई 16 मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई x यानी कि x स्क्वायर। फिर देखो इस स्क्वायर को अगर मुझे इस तरफ भेजना होगा तो ये इस तरफ आकर क्या होगा, रूट ओवर फॉर्म कर लेगा और यहाँ पे ये x बेचारा अकेला रह जाएगा जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलो मैं इसको बिना मल्टीप्लाई किए सबसे पहले कैसे करूंगा, बताओ। मेरा 9 किसका स्क्वायर है, वो है 3 का, और 16 का रूट ओवर क्या होता है, मेरा 4 होता है। फिर मैं इस चीज को जब मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है मेरी 12। तो यहाँ पे आप लिख लेना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 12। सिंपल, इतना ही था। अभी आता है एक और आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपका 9th वाला। देखो यहाँ पे ना आपको ये क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ा बड़ा है। देखो हमेशा ना क्या करना है, याद रखो, देखो कि जितने भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनका साइज देखकर हमको डरना नहीं है। वो जितना बड़ा होगा ना वो उतना ही ईजी होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उतना ही डिटेल्स मेंशन्ड होगा, तो आपको फाइंड करने के लिए ज्यादा कुछ दिया नहीं होगा। अभी चलो देखो इसका ही एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा है लेकिन देखो इसमें गिवन डेटा क्या दे रखा है, इन आवर स्कूल library the ratio of GK books to the maths books is the same as the ratio of maths books to the physics books। मतलब देखो जो रेशियो है हमारा GK बुक टू मैथ बुक्स यानी कि GK अपॉन मैथ्स जितना है उतना ही है आपका मैथ्स बुक्स टू फिजिक्स बुक। तो मैथ्स अपॉन फिजिक्स भी आपका उतना ही है। अच्छा ये है मेरा गिवन इन्फॉर्मेशन। और मुझे क्या दे रखा है, देखो इफ देर आर 150 बुक्स ऑफ जीके, यानी कि मेरे पास जीके के कितने बुक्स है, 150 बुक्स है, एंड 300 बुक्स ऑफ मैथ्स, और मैथ्स के मेरे पास कितने बुक्स है, 300 बुक्स है। तो अभी बस मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, फिजिक्स का नंबर, मतलब फिजिक्स के कितने बुक्स है उतने निकालने हैं। अच्छा आप फटाफट एक काम करो, क्या करना है आपको, इस जीके और मैथ्स का ना वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जीके की जगह पे आप 150 लगा लो और फिर मैथ्स की जगह पे आपको 300 लिख लेना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 300, और फिजिक्स तो मुझे पता नहीं, चलो मैं इसको फिजिक्स ही लिख लेता हूँ। और आपका मन करे तो एक्स वाई जेड पी कुछ भी लिख लो, जरूरत पड़े पर अपना भी नाम लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, देखो 150 मल्टीप्लाई फिजिक्स इज इक्वल्स टू
300 मल्टीप्लाई 300, फिर इस 150 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये फिजिक्स यहाँ पे अकेला पड़ जाएगा और यहाँ से क्या होगा, मुझे फिजिक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये देखो 150 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आपको फिजिक्स की वैल्यू यानी कि फिजिक्स के कितने बुक्स है वो पता चल रहा है, जो कि है 600। तो आप देयरफॉर वाला स्टेटमेंट यहाँ से खुद ही लिख लेना, देयरफॉर द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स यानी कि द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी इज 600। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था कि नहीं। और अगर आप इसको देख के घबरा रहे थे तो अब आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि कितना भी बड़ा वर्ड प्रॉब्लम हो, मैं अगर इसको थोड़ा सा पढ़ कर यहाँ पे लिखूंगा उसके गिवन डेटा को, फिर मुझे पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में पूछा क्या है। जैसे कि यहाँ पे पूछा था कि फिजिक्स कितने बुक्स हैं, तो ठीक उसी तरह से बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में लेंथ वाइज नहीं क्या करूंगा, अच्छे से अपना दिमाग लगा के कूल माइंड के साथ सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, मैं प्रवचन आपको ज़्यादा देता नहीं, बस मैं आपको ये कहता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को देख के पैनिक होते हैं। पैनिक नहीं होना है बच्चा, आपको समझना है क्या दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से बस आपको वही तो करना है। अभी देखो इतने टाइम से हम क्या कर रहे थे, वही यही वाला फॉर्मेट ही तो हम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं यार, बस रेशियो लिखो और फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, यही तो है। आपके बिट क्वेश्चन में अगर पूछ रहे हैं वो कर सकते हो तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप अपना वर्ड प्रॉब्लम भी इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड इज 5:7, यानी कि लेंथ इज टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5:7। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड इट्स लेंथ निकालना है। अगर आपको ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी है जो कि है 56 मीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस L/B को L/B लिख दूं तो कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे मुझे L की पता मतलब जो L है उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो चलो मैं इसको x ले लेता हूँ। ये मान लो कि मेरा x मीटर है, यानी कि ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका लेंथ है वो है आपका x और ये जो ब्रेड्थ है वो है आपका 56। और इन दोनों का यानी कि ये x/56 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब मुझे मिलता कितना है, 5/7। तो यहां से इस चीज को देखकर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे इस x यानी कि मेरे इस लेंथ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अभी मुझे करना क्या है, सेम ही स्टेप है भाई। ये तो मैं बोल के आपको थक चुका हूं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको उसको अकेले रखना है। और फिर आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 7×8 जा मेरा 56 होता है और यहाँ से x की वैल्यू 5×8 जा 40 को मल्टीप्लाई कर लो, मीटर का सिंबल लगा लो, मिल गया आपका लेंथ का वैल्यू जो कि है आपका 40 मीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द लेंथ इज 40 मीटर। खत्म कहानी, इतना ही तो था। और फाइनली आता है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है 11th वाला। देखो ठीक ऐसा वाला ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 16 भी था, तो अगर आपको वो आता है तो आप इस चीज को बहुत ही इजीली कर सकते हो। ट्राई करो वीडियो को पॉज करके खुद से, फिर आप कंपेयर कर लेना आंसर सही है या नहीं। गलत है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ डे द शैडो ऑफ अ पोल एंड टावर आर रेस्पेक्टिवली 30 मीटर एंड 40 मीटर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो चीजें दिया है। मान लो कि ये आपका पोल है और दूसरा वाला यहाँ पे आपका ये वाला टावर है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा ड्राइंग यहाँ पे अभी रफली कर रहा हूँ, तो समझ लो कि ये आपका टावर है और ये आपका पोल है। और एक दिन में ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे कि ये जो पोल का जो शैडो फॉर्म होता है ना, यहाँ पे ये जो परछाई फॉर्म होता है वो होता है 30 मीटर, और ये जो टावर का जो परछाई फॉर्म होता है उसी टाइम पे वो होता है आपका 40 मीटर का। अच्छा ठीक है, इतना हम समझ गए। फिर देखो इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, मान लो कि ये जो आपका जो टावर है वो एक्चुअल में 60 मीटर का है, तो यहाँ से आपको पोल की भी हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, दोनों ही चीजें यानी कि जो पोल है और टावर है उन दोनों का एक ही टाइम पे जो शैडो फॉर्म होता है वो अलग अलग लेंथ का फॉर्म हो रहा है। पोल का 30 मीटर फॉर्म हो रहा है, जो टावर है उसका 40 मीटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर है, और यहाँ पे पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। अच्छा जो रेशियो होगा उसको आपको ध्यान से लेना पड़ेगा, यानी कि इस हाइट को एक्चुअल हाइट्स को रेशियो में लेना है, जो कि होगा x/60 इज प्रोपोर्शनल टू आपके शैडो के लेंथ को, यानी कि 30:40। और इस तरह से आप ये x यानी कि इस पोल के हाइट को निकाल सकते हो। इसको लिख लो, x/60 इज इक्वल्स टू 30/40, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये x × 40 इज इक्वल्स टू 30 × 60, और फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 40 को दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर लो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर दो। चलो हम कर लेते हैं, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×15 जा मेरा 30 होता है। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 15×3 = 45। यानी कि आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज
45 मीटर। बस इतना ही करना था आपको। अगर वो एग्जाम्पल 16 याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो में अच्छे से देखो। अगर आपको वैसे ही समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन ये वाला क्वेश्चन और मतलब ये जो 11 वाला आपके जो जितने भी ये बुक के ना लास्ट कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि वो आपका 8th वाला क्वेश्चन, 9th वाला, 10th वाला और 11 वाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक्सरसाइज 6.2 का ना 8, 9, 10 और 11 वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इसके एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखो आप हमेशा ना याद रखना, एग्जाम्पल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करो। जितना भी आपको दे रखा है बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जहाँ पे हम आपका इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।